हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 12th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, जिसका नाम आपका है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा दी थी। उनकी हमने 2 वीडियो न्यूमेरिकल्स की भी डाल रखी है, वो भी आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का न्यू टॉपिक है वो आपका गाइस आज है सोल्यूबिलिटी। तो आज हम सोल्यूबिलिटी के बारे में आपको बताएंगे कि क्या होती है आपकी सोल्यूबिलिटी। चलिए, तो फर्स्ट स्टेज जो होती है, सबसे पहले हमें पढ़ना है सोल्यूबिलिटी को। सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबिलिटी किसी सोल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी एक पर्टिकुलर सोलवेंट के अंदर डिसोल्व हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व इन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सोलवेंट। ठीक है, यानी कि एक सोलवेंट दिया आपको, मान लीजिए आपको एक 100 ग्राम का कोई सोलवेंट है आपके पास। ठीक है, 100 ग्राम का क्या है? सोलवेंट है। ठीक है, इसके अंदर आप किसी सोल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व कर सकते हो। मान लो NaCl है, तो एक पर्टिकुलर, ये सोल्यूट हो गया आपका, एक पर्टिकुलर सोलवेंट के अंदर जो कि आपका कैसा है, 100 ग्राम का है। इस 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर आप एक सोल्यूट का कितना अमाउंट डिसोल्व कर सकते हो मैक्सिमम, वो इसकी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी होती है। वो इसकी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी होती है। ठीक है, समझ में आई बात। अब मान लीजिए जो सोल्यूबिलिटी 100 ग्राम सोलवेंट था, उसके अंदर मान लीजिए आपने 24 ग्राम NaCl मैक्सिमम डिसोल्व हो पाया। 24 ग्राम मैक्सिमम क्या डिसोल्व हो पाया आपका? NaCl। तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन की जो सोल्यूबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? सोल्यूट का अमाउंट अपॉन सोलवेंट का। लेकिन जो सोल्यूबिलिटी निकालते हैं, जैसे मोलैलिटी थी, वो कितने निकालते थे? 1 kg यानी 1000 ग्राम में। सोल्यूबिलिटी निकालते हैं हम 100 ग्राम में। ठीक है, तो ये ग्राम में, ये यहाँ पे 100 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ये यहाँ से कैंसिल, तो कितना आ गया? 24 आ गया। तो यानी कि इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो कितनी है? 24 ग्राम। ठीक है, समझते हैं बात को। तो वो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का जो किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अंदर डिसोल्व हो सकता है, वो उसकी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए, इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन हम क्या देखते हैं अपने एवरीडे लाइफ में भी कि हर एक लिक्विड के अंदर हर एक सॉलिड डिसोल्व नहीं हो पाता, हर एक लिक्विड के अंदर हर एक लिक्विड डिसोल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसके पीछे क्या कंडीशन है, तो समझते क्या है, देखते हैं एक बार। क्या देखते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे H2O है, आपने इसमें क्या डाल दिया? यहाँ से NaCl डाल दिया। ठीक है, तो इसके अंदर डिसोल्व होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके अपोजिट आपने फिर से वाटर लिया, और वाटर में आपने क्या डाल दिया? ऊपर से ऑयल डाल दी। क्या डाल दिया? ऑयल। तो हम क्या देखते हैं कि वाटर के अंदर NaCl तो डिसोल्व हो जाता है, लेकिन जो ऑयल है वो ऊपर ही रह जाता है और एक सेपरेट लेयर बना लेता है। यानी कि ऑयल जो है वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप केवल वही सोल्यूट एक पर्टिकुलर सोलवेंट के अंदर डिसोल्व होते हैं जिनके बीच इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होगा? सिमिलर होगा। मतलब इसके लिए एक वर्ड दिया गया है, लाइक dissolves like dissolves like, मतलब जो जैसा होगा वो उसके अंदर ही घुलेगा। कहने का मतलब जिनके बीच सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा वे दूसरे के साथ घुल सकते हैं। जिनके बीच सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं होता है वे सोल्यूट एक पर्टिकुलर सोलवेंट के अंदर डिसोल्व नहीं होते। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, आप क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप फुटबॉल से जाकर थोड़ा मिलोगे जो आप फुटबॉल खिलाड़ी होगा, जो आपको फुटबॉल की कोचिंग देगा। आप किससे मिलोगे जाके? जो आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ा नॉलेज दे सकता हो। तो आपके बीच की जो फोर्स थी वो किस तरह की थी? सेम किसके साथ मिल गई? क्रिकेट वाले के साथ। फुटबॉल के साथ क्या हो गया? डिसिमिलर हो गया। ठीक है, वो क्रिकेट वाला है, आप वो फुटबॉल वाला है, आप कैसे हो? क्रिकेट वाले हो। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन क्या होगा? सिमिलर तो नहीं है, तो इसलिए आप उसके साथ घुल मिल नहीं पाएंगे। लेकिन आपको क्रिकेट वाला मिल गया तो दोनों फोर्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई ना, दोनों चीज क्या हो गई? सिमिलर। तो आप अच्छे से घुल मिल पाओगे
ठीक है, तो यही बात होती है, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक। इसके लिए एक बात और होती है कि जो पोलर होगा सोल्यूट वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होता है, पोलर जो होगा वो पोलर के अंदर डिजोल्व होगा। इसके अपोजिट जो आपका नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो आपका नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होता है, वो आपका नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होता है। यहां पे भी सेम सिमिलर यही केस होता है कि जो H2O है हमारा, क्या है, H2O जो है वो आपका पोलर नेचर का है। कैसे नेचर का है, पोलर नेचर का है। NaCl भी आपका कैसे नेचर का है, पोलर नेचर का है। बट इसके अपोजिट क्या हुआ यहाँ पे H2O जो है वो कैसा नेचर है उसका, पोलर है। बट जो ऑयल है वो कैसा है आपका, नॉन पोलर है। ऑयल कैसा है आपका, नॉन पोलर। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच फोर्स यानी सेम है, पोलर पोलर लाइक डिजोल्व लाइक। तो पोलर पोलर के अंदर क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। इसके अपोजिट ऑयल नॉन पोलर, वाटर पोलर, तो दोनों की जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, डिसिमिलर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक। समझ रहे हो ना। इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं जैसे कई बार क्या होता है कि घर में सब्जी बनती है और उसमें आप देखते हो कि ऊपर ही वो तेल जो है वो तैरता रहता है। इसका मतलब क्या समझे, हम देखते बता देते हैं कि मम्मी ये कितना तेल डाल दिया आपने सब्जी के, ऐसे तो बोलते हैं। आपको पता कैसे लगा, अगर ये जो ऑयल है ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता तो आपको कभी पता न लगता कि आपकी सब्जी के अंदर कितना ऑयल डल गया है। ठीक है, आप देखते बताते ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, जो पानी वाली सब्जी होगी उसमें, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑयल वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, इसलिए आपको पता लगा। तो जो पोलर होंगे वे पोलर के अंदर डिजोल्व होंगे और जो नॉन पोलर होंगे वे नॉन पोलर के अंदर होंगे। इसके अपोजिट अगर आप ऑयल को बेंजीन वगैरह जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो आपके नॉन पोलर है उनके अंदर डिजोल्व करोगे तो ये इजीली क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये बात भी सोल्यूबिलिटी की थी। ठीक है, चलिए समझ में आई बात। अब क्योंकि मेनली जो है हमारे चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो बात करते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। किसकी बात करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की। इसलिए जो सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे हम, जो सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे वो नॉर्मली हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे वहां पे, यानी कि जहां पे आपका सॉल्वेंट कौन हो, एक लिक्विड हो। ठीक है, तो उसी के साथ जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, जो आपका क्या है, फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर सॉल्युबिलिटी का, वो आपका क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, इन ए लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, ये आपका टॉपिक है। यानी कि आपको क्या करना है, एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को हमें बताना है। चलिए फिर देखते हैं, समझते हैं फिर क्या होता है। अब आपने क्या करा, फिर से एक सॉल्वेंट लिया कोई, इसके अंदर क्या है, कोई सॉल्वेंट है। ठीक, अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या करा, सॉल्यूट को मिलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि आपको एक गिलास वाटर दिया, आपने उसके अंदर NaCl मिलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी सोल्ट मिलाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या देखोगे आप, जब आपने एक चम्मच डाला और टेस्ट करके देखा तो वो जो सॉल्यूशन था वो थोड़ा कम नमकीन लगा, लेकिन आपने क्या करा, 2-3 चम्मच और डाल दी, फिर आपने टेस्ट करा तो नमकीन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जैसे जैसे सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उस सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट जैसे जैसे डिसॉल्व होता है वैसे वैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब एक सॉलिड सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन कहां से वर्ड आया है, डिसॉल्व से आया। डिसोल्यूशन वर्ड कहां से आया आपका, डिसॉल्व से आया। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाओगे तो लगातार उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आती है बात। लेकिन क्या ऐसा है कि आपको सॉल्वेंट की क्वांटिटी तो वही है
लेकिन आप उसके अंदर मिलाए जा रहे हैं, NaCl डालने जा रहे हैं, तो वो सारा घुलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सारा ही घुलता रहेगा जितना आप डालोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा, सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन में क्या बताया कि इस सोलवेंट, ये जो सोलवेंट दिया, ये कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है, दैट इज सोल्यूबिलिटी। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है स्टूडेंट्स कि जब ये सोल्यूट इस सोलवेंट के अंदर डिसोल्व होना बंद हो जाता है। ये जो सोल्यूट है इस सोलवेंट के अंदर डिसोल्व होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। समझ रहे हो? अब इसमें क्या होता है कि जो सोल्यूट है वो इसके बॉटम पे ऐसे नीचे आके यहाँ पे बैठने लगता है। ठीक है, वो यहाँ पे नीचे आके इसमें बैठने लगता है ऐसे। ठीक है, तो जिस टाइम पर सॉल्यूशन जो बना आपका, ये सोलवेंट जो है, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व, यानी कि इनके अंदर जब हम सोल्यूट डाल रहे हैं ना, वो डिसोल्व होना क्या हो गया है? बंद हो गया है। तो उस टाइम पे इस सॉल्यूशन को जो बोल देते हैं, उस टाइम पे हम इसे नाम दे देंगे, क्या सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व इन द सॉल्यूशन। यानी कि जिस टाइम पे ये सोल्यूट इसके अंदर घुलना बंद हो गया, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिस टाइम पे इसके अंदर NaCl जितना भी डाल देते वो घुलता जा रहा था, उस टाइम वो सॉल्यूशन कैसा था आपका? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो ऐसा हुआ क्यों? यानी कि जब नीचे ये बैठ रहा है, अब लगातार दो बात पढ़ी हमने। अभी क्या बताया मैंने कि जब सोल्यूट सोलवेंट के अंदर घुलेगा तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि अगर आप उसके अंदर सोल्ट मिलाए जा रहे हैं तो वो जो सोल्यूट है वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस का भी एक नाम होता है। चलो समझते हैं क्या होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर आपके सोल्यूट के पार्टिकल हैं, और जो हम सोल्यूट ऊपर से सॉलिड डाल रहे हैं, ये आपस में क्या करते हैं? अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं और सॉल्यूशन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। सॉल्यूशन को छोड़कर क्या हो जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सोल्यूट पार्टिकल अंदर आ रहा था उतने ही सोल्यूट के पार्टिकल बाहर भी जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए से क्या हो रहा है, ये इसके अंदर घुल नहीं रहे, तो इससे क्या हो गए? ये अलग हो गए, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट आपस में क्या हो गए? डिसोल्व हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या देखा कि ये सोल्यूट के पार्टिकल जो थे वे नीचे बैठ गए, ये बैठे यहाँ पे। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जितना सोल्यूट ऊपर से डाल रहे हो उतना ही सोल्यूट यहाँ से जो पार्टिकल है छोड़ के सॉल्यूशन को बाहर जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स आप क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? दो चीज क्या पढ़ी कि जब आप सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर लगातार मिला रहे थे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब आप लगातार सोल्यूट को मिलाते गए तो वो सोल्यूट बॉटम में नीचे बैठने लगा, यानी कि ठीक है। तो उसे क्या हो, उस कंडीशन में क्या पढ़ा हमने कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे अंदर और जो हम बाहर मिला रहे थे वे दोनों एक दूसरे क्या हो गए? अपने दोनों क्या कर लिया? कोलाइड कर लिया और सॉल्यूशन को छोड़कर क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला गाइस? क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला आपने? क्रिस्टलाइजेशन। अब जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों एक साथ होते हैं, तो हमने क्या देखा कि जितना सोल्यूट आ रहा है, जितना सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, उतना ही सोल्यूट सॉल्यूशन को छोड़कर जा भी रहा है, उतना ही सोल्यूट सॉल्यूशन को छोड़कर क्या आ रहा है? बाहर जा रहा है। समझ रहे हो? तो उस टाइम पे क्या होगा? डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाता है। दोनों का रेट क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। और उस कंडीशन पे क्या होता है समझते हैं कि सोल्यूट और आपका जो सोलवेंट है, सोल्यूट और आपका सोलवेंट क्या मिलके बनाया इन्होंने यहाँ पे? सॉल्यूशन। ठीक है, उस टाइम पे ठीक है जो डिसोल्यूशन और आपका क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस रेट सिमिलर रेट से होते हैं, तो उस टाइम पे इनमें क्या होता है? एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाती है। क्या आ जाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम से मतलब समझते हैं कि जितना सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बना रहा है, क्या बना रहा है? सॉल्यूशन बना रहा है, जितने रेट से उतने ही रेट से सॉल्यूशन से सोलवेंट और सोल्यूट क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। उतने ही रेट से क्या हो रहा है?
सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो ये दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गई। यहाँ पे क्या आ जाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब है आप इसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, जितने सोल्यूट आएगा उतना सोल्यूट बाहर जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, जितना सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिलके सॉल्यूशन बना रहा है उतना ही सॉल्यूशन से सोल्यूट क्या हो रहा है, बाहर भी जा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या आ गया, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाती है। समझते हो? चलिए, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, यानी कि आप उसके अंदर अब कोई और सोल्यूट यानी कि उससे ज्यादा सोल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते। लेकिन कब तक, जब तक वहां पे आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी चेंज ना करें। क्या ना चेंज करें, सॉल्वेंट की क्वांटिटी। नंबर 2, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर में भी क्या ना करें आप, कोई भी छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, तब तक आप उसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर भी क्या रहता है वहां पे, कांस्टेंट रहता है। और नंबर 3, अगर आपका प्रेशर भी क्या होता है वहां पे, कोई चेंज नहीं होता। यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम तब तक बन रहती है जब तक आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी में टेम्परेचर और प्रेशर इन सबको क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तब तक ये डायनामिक इक्विलिब्रियम बनी रहती है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या करा, उसमें सॉल्वेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी थोड़ी सी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा और सोल्यूट जो है उसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोज चलो फिर से क्या करा मैंने, चलो सॉल्वेंट बढ़ा दिया, सोल्यूट और घुल गया, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगी। चलिए और देखते हैं एक बार। फिर हमने क्या करा, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमने क्या देखा कि सोल्यूट और ज्यादा घुलने स्टार्ट हो गया उसके अंदर। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सोल्यूबिलिटी पे कुछ चीजें जो है वे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी, जैसे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट की क्वांटिटी आपने बढ़ाई तो सोल्यूट घुलना शुरू हो गया था ना, तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डाल रहा है। उसके साथ साथ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी सोल्यूबिलिटी पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इसके अपोजिट एक और बात, प्रेशर भी क्या करेगा, सोल्यूबिलिटी को चेंज कर देगा। ठीक है, तो सॉलिड जब एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं। उनमें से एक इफेक्ट क्या है आपका, सोलवेंट, एक आपका क्या है, टेम्परेचर, एक आपका क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो ये बात हम पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो बहुत ज्यादा खास है आपका, वो पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोल्यूबिलिटी, ठीक है, ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। यानी कि जब एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है तो वहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते हो तो सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके दो केस हैं। नंबर 1 इसके यहां पे लगा लीजिए आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दो तरह के केस होते हैं जब एक सॉलिड एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है। ठीक है, दो तरह के सॉलिड। नंबर फर्स्ट केस कैसा है कि जब कोई सॉलिड एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है और वहां पे जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक। यानी कि आपका जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बात होती है, समझ रहे हो? तो यानी कि क्या हुआ, एक सोल्यूट है जो आपके सॉल्वेंट से मिलता है और साथ में हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिनमें हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बना लेता है, एक सॉल्यूशन बना लेता है। तो ऐसे सॉलिड जिन्हें सॉल्वेंट में घोलने पर हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, हीट क्या होती है, अंदर आते, समझ रहे हो? तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने इस सॉलिड की बात करी, इसके एग्जांपल भी हो सकते हैं जैसे NaNO3 है हमारा, ठीक है, KNO3 है, ये हो गया। तो ये सॉलिड ऐसे हैं जिन्हें हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस तरह के सॉलिड पे
टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक लॉ पढ़ना पड़ता है 11th में जो था, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जो भी काम करोगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, यानी मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया है और इक्विलिब्रियम के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके अपोजिट काम होगा, उसके अपोजिट काम होगा, यानी कि हमेशा काउंटर अटैक होगा। यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने क्या बढ़ा दी, वहां पे हीट बढ़ा दी, तो उसके अपोजिट काम होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर हीट क्या होगी, कम होगी, जिधर हीट क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हो? तो इक्विलिब्रियम पर जब हम टेम्परेचर में छेड़छाड़ करते हैं तो ली चैटलियर कहता है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर आप इक्विलिब्रियम पे प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जिस डायरेक्शन में उस इफेक्ट को अपोज करने या पूरा फिनिश करने के लिए होता है। ठीक है, यानी जो उस इफेक्ट को क्या करे, अपोज करे। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि भैया हमने इस रिएक्शन में टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करा यानी आपने क्या इंक्रीज कर दी, हीट। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर क्या होगा कि जिस साइड हीट हो कम होगी, जिस साइड हीट क्या होगी, कम होगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में क्या होनी शुरू हो जाएगी, प्रोसीड्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड में हीट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, हीट इधर क्या है, रिएक्टेंट की साइड में ज्यादा है। और सोल्यूशन प्रोडक्ट हमारा यानी सॉल्यूशन जो है उस साइड हीट क्या है, कम है। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी आपने क्या बढ़ा दी, हीट बढ़ा दी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, जिस साइड हीट क्या हो, कम हो। तो हीट किस साइड है, उस साइड कम है, तो रिएक्शन किधर होनी शुरू हो जाएगी आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन होगी तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि सोल्यूट जो है वो सोलवेंट के अंदर घुलना स्टार्ट हो जाएगा और ज्यादा क्वांटिटी में क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि ऐसे सॉलिड जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होके एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जैसे ही इस रिएक्शन में हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सोल्यूट सोलवेंट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसलिए रिएक्शन किधर चली है, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या थी आपकी, कम थी, हीट क्या थी आपकी, कम। यही बात किसने बताते हैं, ली चैटलियर ने। आगे भी आएगी, ध्यान रखना, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो आप हीट बढ़ा दोगे। तो हीट बढ़ाने पे आपने क्या करा, देखा यहाँ पे कि जिधर हीट कम होगी रिएक्शन उस साइड जाती है, उधर हीट कम थी तो रिएक्शन किधर प्रोसीड्स हो गई आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना? इसी वजह से जहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने पे, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी ऑलवेज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, चलिए इसका अपोजिट अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देता तो आपने हीट कम कर दी, तो हीट कम कर दी तो काम किधर होगा, जिस साइड हीट क्या होगी, ज्यादा। तो आप टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन किधर होनी शुरू हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी तो सॉल्यूशन से सोल्यूट अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो? दैट्स क्लियर। चलिए इसी तरीके से कुछ सॉलिड हमारे ऐसे भी होते हैं, कुछ सॉलिड हमारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने पर कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। चलिए उसे भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके क्या बना गया, सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन और प्लस हीट। तो क्या हुआ, जब भी कभी एज ए प्रोडक्ट हीट बनती है तो रिएक्शन ऑलवेज क्या होती है आपकी, एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। यानी रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल रही है बनने में। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव या डेल्टा एच सॉल्यूशन जो बना इज लेस देन 0। समझ रहे हो? तो इस टाइम पे क्या होगा, अब फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर को रेज कर दिया। टेम्परेचर को क्या कर दिया, रेज कर दिया। तो टेम्परेचर को रेज करने पे आपने क्या देखा कि टेम्परेचर को जैसे ही रेज किया
तो आपने हीट बढ़ा दी, आपने क्या बढ़ा दी यहाँ पे, हीट बढ़ा दी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया आपने, हीट बढ़ा दी, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड्स होगी जिस डायरेक्शन में हीट क्या होगी आपकी, कम होगी। जिस डायरेक्शन में आपकी हीट क्या होगी, कम होगी। अब आपने क्या देखा कि भैया इधर प्रोडक्ट साइड में तो हीट ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड में हीट क्या है, कम। समझ रहे हो, क्योंकि उधर तो प्लस है, इधर आके कैसे हो जाएगी, माइनस की। तो इधर हीट क्या है, कम है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड हीट ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की साइड कम होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ाई, तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, जिधर हीट क्या है, कम, हीट किधर कम है, रिएक्टेंट के साइड में। तो रिएक्शन किधर होनी शुरू हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर होनी शुरू हो जाएगी ये, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाएगी। अब इस डायरेक्शन में जब रिएक्शन होगी प्रोसीड्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन से सोल्यूट क्या होना शुरू हो जाएगा, अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, किसमें, सोल्यूट और सोलवेंट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोल्यूबिलिटी घटेगी, क्योंकि सोल्यूट तो घुल ही नहीं रहा सोलवेंट के अंदर, वो तो अलग हो रहा है उससे। तो इसका मतलब क्या समझे कि जहां पे किसी सॉलिड को लिक्विड में डालने पे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी ऑलवेज क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी ऑलवेज क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। समझ रहे हो ना, इस तरीके से समझ गए। तो एक्सोथर्मिक में इसमें एग्जांपल आपके Li2CO3, ठीक है, K2CO3, ये कुछ ऐसे सॉलिड हैं जिन्हें आप डिसोल्व करो लिक्विड के अंदर, तो इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर डिसोल्व होने पे कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ रहे हो। तो क्वेश्चन अगर ऐसे ही आ गया कि Li2CO3 को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करने पे सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेयर एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द NaNO3 इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप एकदम समझ जाना किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट अंदर आ रही है, समझ रहे हो, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। बाहर जा रही है तो सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है, समझ रहे हो ना। चलिए, तो ये बात तो किसकी हुई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक, तो हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। इसी के साथ और देखते हैं, इसी के साथ और क्या देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी के साथ नंबर बी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब आपने एक सॉलिड डाल दिया ऊपर से, किसके अंदर, एक लिक्विड के अंदर। जब हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात आती है तो दोनों ही कैसे होते हैं आपके, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं दोनों ही। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, सॉलिड है, अगर आप जो दबाओ लिक्विड को दबाओ तो उन पर प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक सॉलिड एक लिक्विड के अंदर डिसोल्व होता है तो वहां पे सोल्यूबिलिटी पर प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं, क्योंकि जब प्रेशर जो है वो सॉलिड और लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो रहा है कोई, तो वहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसके अपोजिट जब हम गैस की बात करें, तो गैस क्या है, इजीली कंप्रेसिबल हो जाते हैं, यानी कॉम्प्रेसिबल है इजीली, तो वहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट सोल्यूबिलिटी पे पड़ेगा। ठीक है, तो गैस की सोल्यूबिलिटी हम पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग इफेक्ट डालेंगे उस पर, प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो दोनों ही कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट सोल्यूबिलिटी पर नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए, तो ये बात जो हमने आज आपको बताई, ये बात तो किसकी थी, आपकी सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, जिसमें हमने आपको अलग अलग चीज बताई। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके अपोजिट अब एक बात और आती है, ये तो हमारी किसकी बात थी, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। लेकिन जब हमारी किसकी बात आएगी, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड के अंदर किसकी सोल्यूबिलिटी को पढ़ेंगे, गैस की।
इसकी सोल्यूबिलिटी को पढ़ेंगे हम गैस की। चलिए इसे भी देखते हैं। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, इन ए लिक्विड, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे भी कुछ इफेक्ट आएंगे। सोल्यूबिलिटी की तो बात वही है जो हमने पहले बताई थी आपको। यहां पे भी हमने क्या करना है, इफेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि सोल्यूबिलिटी को आपकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले जो हम आपको आज बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि जब एक गैस एक लिक्विड के अंदर डिजोल्व होती है तो वहां पे टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर यानी सीबीएसई बोर्ड के अंदर काफी बार आया हुआ है, समझते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में क्या देखते हैं, समझते हैं। ध्यान रखना कि जब भी कोई आपकी गैस क्या काम कर रही है, घुलने का काम कर रही है एक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे क्या है, एक गैस है। सॉल्वेंट कोई भी लिक्विड हो गया और मिलके क्या बना रहा है आपका, सॉल्यूशन। क्या बना रहा है, सॉल्यूशन और प्लस हीट। क्या समझे कि जब भी कोई गैस एक लिक्विड के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है, ठीक है, एक गैस जब एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी और मिलके क्या बनाएगी, सॉल्यूशन, तो वहां पे ऑलवेज कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस पे हमें क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक गैस को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया लिक्विड के अंदर, तो उसमें कौन क्या हुआ, हीट बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो आपने क्या कर दिया, फिर से भैया हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आप क्या देखोगे कि सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, बता दोगे, डिक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, उस लिक्विड के अंदर उस गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, चलो देखते हैं। अभी क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो आपने क्या बढ़ा दी, आपने हीट बढ़ा दी, ठीक है, आपने हीट क्या कर दिया, बढ़ा दी। तो हीट बढ़ाने पे क्या होगा, मैंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर हीट क्या होगी, कम होगी, यानी उसको अपोज करना है, हमें हमेशा काउंटर अटैक करना है। जो काम हम करेंगे उसका अपोजिट ली चैटलियर ने कहा करने को, ठीक है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने हीट बढ़ा दी। अब आपने क्या देखा कि हीट जो है वो प्रोडक्ट की साइड में ज्यादा है, रिएक्टेंट की साइड में क्या है, कम है। इसका मतलब रिएक्शन किधर प्रोसीड हो जाएगी आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर प्रोसीड हो जाएगी आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड्स होगी तो उस सॉल्यूशन के अंदर से जो आपकी गैस है वो वहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, किससे, सॉल्वेंट से। तो इसका मतलब सॉल्वेंट के अंदर गैस घुलने से तो क्या गई, और ज्यादा क्या होने लगी, वहां से बाहर जाने लगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर उस गैस की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक गैस एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो ऑलवेज आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रही है तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी वहां पे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि उस सॉल्यूशन से गैस जो है वो बाहर जाने लगी है, वो सॉल्यूशन को छोड़ रही है, तो गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। और इसी पे ही एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। वो क्या आया हुआ है आपका क्वेश्चन, समझते हैं कि वाई आर एक्वाटिक स्पीसीज। एक्वाटिक स्पीसीज का मतलब जितने भी आपके जो एनिमल्स हैं वे कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर, जैसे मछली वगैरह हो गई आपकी, ठीक है। तो वाई आर एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया हुआ है कि जो आपके जलीय जीव हैं, जो आपके पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, एक्वाटिक स्पीसीज बताई जो, वे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर के अंदर देन वार्म वाटर, यानी कि ठंडे पानी में रहना
ज़्यादा आरामदायक समझते हैं गर्म पानी की अपेक्षा। समझते हैं? तो क्यों होता है ऐसा, चलिए। अब तुम्हें पता है कि नॉर्मली सी बात है कि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन गैस होती है, कुछ थोड़े अमाउंट में होती है लेकिन, ठीक है। और जो आपके एक्वाटिक स्पीशीज जैसे मछली है, तो सोल्यूट का काम कौन करेगा यहाँ पे, O2, यानी गैस जो है वो क्या काम कर रही है यहाँ पे, O2, ठीक है। अब हमारे अंदर तो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं जो हम एनवायरमेंट की O2 को गेन कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी मछली वगैरह फिश वगैरह होती है उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को लेने के लिए यहाँ पे गिल्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो मान लो कोई रिवर है, लेक है, जो भी है, उसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर कौन सी गैस डिजोल्व हो रही है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोलवेंट का काम कौन कर रहा है, आपका H2O, ठीक है, और मिलके क्या बना रहा है, एक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे भी तो क्योंकि गैस जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही है, कौन सी, O2, तो यहाँ पे भी रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, होगी या नहीं होगी। अब ये पानी में हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप क्या देखोगे कि जो सॉल्यूशन था उससे जो ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस जो है उससे क्या होने लगी, बाहर निकलने लगी, यानी ऑक्सीजन गैस की जो सोल्यूबिलिटी थी सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। अब जब ऑक्सीजन गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी तो जो हमारे एनिमल्स होंगे एक्वाटिक, उन्हें ब्रीथिंग में क्या होगी, दिक्कत होगी या नहीं होगी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि O2 गैस क्या हो रही है, उस सॉल्यूशन के अंदर लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसी वजह से क्या होता है कि वे जो एनिमल्स हैं वे गर्म पानी में रहना पसंद नहीं करते, ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो गर्म पानी होता है उसके अंदर जो O2 गैस है उसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, ठीक है। ठंडे पानी के अंदर O2 गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। और आप देखते भी होंगे कि जब गर्मी पड़ती है तो जो तालाब वगैरह या नदियों में जो मछलियाँ हैं वे थोड़ा नीचे चले जाती हैं, क्योंकि ऊपर की सरफेस पानी की क्या रहती है, गर्म रहती है। तो इस वजह से जो मछलियाँ में क्या चली जाती है, थोड़ा सा नीचे चली जाती हैं। और शाम से टाइम जब टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है, लो होता है, तो फिर से वे क्या आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। तो समझे? तो ये क्वेश्चन क्या था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने में भैया, जब एक गैस एक लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रही है, O2 गैस वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही थी, तो रिएक्शन कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक होती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो अकॉर्डिंग टू लीच एंड क्लियर O2 गैस की जो सोल्यूबिलिटी थी उस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और हमें जो एनिमल्स जो हैं एक्वाटिक, उन्हें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। समझ रहे हो ना? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो आप आए तो ऐसे इस तरह से समझा के लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू लीच एक्ट समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं कि हॉट वाटर या वार्म वाटर, ठीक है, कन्वे वो चलिए इतनी बात हो गई। इसी के साथ अब हम जो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस एंड लिक्विड पर एक इफेक्ट पढ़ेंगे, सेकंड नंबर, वो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नॉर्मल बात क्या है, नॉर्मल बात यह है कि जो सोल्यूबिलिटी है, किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी है इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कहने का मतलब क्या होगा कि जब जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, जब जब आप क्या करोगे, एक गैस से सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर क्या कर दोगे, वहां पे बढ़ा दोगे, तब तब उस गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसे समझाने के लिए ही हमारे एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ दिया, इसका नाम क्या था आपका, इसका नाम है आपका हेनरी, क्या नाम है आपका, हेनरी लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस हेनरी लॉ के बारे में आपको बताएंगे कि किस किस तरह प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी एप्लीकेशन वगैरह बताएंगे, ठीक है। इसकी जो लिमिटेशन है वो बताएंगे हम आपको हेनरी लॉ की, ठीक है। इनके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वे भी बताएंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।